तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको ज़रा अटेम्प्ट करते हैं। अभी तक हमने जो कर लिया होपफुली उसकी मदद से इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम टू बेसिस, ठीक है, दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट। अच्छा, अब इसका जवाब जो है ना वो बड़ा आसान सा है। वो कैसे कि हमने पढ़ा था बेसिस क्या होती हैं। बेसिस होती हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, या मेटल हाइड्रोक्साइड। और हमें पता है कि जिंक सल्फेट जो है ना वो लाइक एक सॉल्ट बनेगी ऑब्वियसली। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होएगा तो जिंक सल्फेट जो है वो ऑब्वियसली एक सॉल्ट बनेगी। तो हमने क्या करना है, उसने बेसिकली बेसिस पूछी हैं। तो हमें पता है कि जिंक सल्फेट में जिंक जो है ना वो मेटल है। तो ऑब्वियसली मेटल कहाँ से आ रहा है, मेटल जो है वो प्रोबेबली बेस में से आ रहा होगा, क्योंकि बेस में या मेटल ऑक्साइड होता है या मेटल हाइड्रोक्साइड। और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली H2SO4 होएगा। तो वहाँ से क्या आ रहा होगा, वहाँ से सल्फेट आ रहा होगा। तो इस बात से क्लियर पता चलता है कि जिंक सल्फेट जो है ना वो बेसिकली सॉल्ट है, क्योंकि जिंक सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड भी है। तो ऑब्वियसली वो सॉल्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस एसिड को दो बेसिस के साथ रिएक्ट करना है कि हमें ये वाली सॉल्ट मिले, ठीक है। तो हम किसे रिएक्ट करवा सकते हैं, हम H2SO4 को जिंक हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसका सिंबल फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड, इन दोनों के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो है वो आपका जिंक सल्फेट मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है बच्चों के होते हैं कि यार ये इसका फॉर्मूला कैसे पता चला, इसका फॉर्मूला कैसे पता चला। तो यार इसका फॉर्मूला देखो, मेटल और नॉन मेटल है। यहाँ पर भी मेटल और एक दूसरा जो है वो नेगेटिव आयन है। हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था, उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। ऑक्साइड आयन के ऊपर हमें पता है 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो फिर जिंक के ऊपर अब जो है ना वो ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक है, जिंक मेटल की एक स्पेशल बात है कि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अब आपने वैलेंसीज क्रॉस करनी है कि आपने जिंक के यहाँ पर 2+ लिखना है, यहाँ पर OH नेगेटिव लिखना है। ये क्योंकि 1 है तो इधर वैलेंसी क्रॉस करें, इधर वैलेंसी क्रॉस करें, तो आपको फार्मूला खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग जो है वो अब आपको यूज़ करना आ जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड एल्कलाइज। तो एल्कलाइज क्या होते हैं, कुछ याद है एल्कलाइज जो थे वो क्या थे? एल्कलाइज बेसिकली जो हैं वो बेसिस की एक सब टाइप है, ठीक है, सब टाइप। अच्छा, अब स्पेशल बात क्या थी एल्कलाइज की? स्पेशल बात ये थी कि वो पानी में डिज़ोल्व होकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। अब एसिड्स की स्पेशल बात क्या थी? एसिड की स्पेशल बात ये थी कि वो पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है। तो इनका मेन डिफरेंस जो है ना, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एल्कलाइज को जब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं, और एसिड्स को जब डिज़ोल्व करते हो तो H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, ठीक है। ये इनका मेन डिफरेंस है। वो उनकी डेफिनेशन से ही बंदे को रियलाइज़ हो जाता है। पार्ट 3, राइट केमिकल इक्वेशन शो द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय MgOH, ठीक है, MgOH थ्रू। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, क्या न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो उसने हमें ये भी बताया हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन दिखानी है। उसके अलावा उसने हमें ये देखो HCl दिया हुआ है। हमें पता है HCl क्या है, HCl ऑब्वियसली एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसे। MgOH क्या चीज़ है, MgOH जो है वो देखो एक मेटल है और साथ हाइड्रोक्साइड है। तो क्या हो गया, ये एक बेस बन गई, ठीक है। तो एसिड और बेस का हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन लिखना है। हमने रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए जो हमारा पहला स्टेप होता था, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेट किया कि अच्छा ये हमारी एसिड और बेस वाली जो इक्वेशन है उसके साथ मिल रहा है। तो अब हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। वो ऐसे लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे एसिड, हमें याद है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और हमें सिर्फ क्या देता है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर मिलता है हमें, ठीक है। तो एसिड HCl, बेस MgOH2, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनानी थी, बेस का जो मेटल होता है उसको रिएक्ट करा दें एसिड के नेगेटिव आयन के साथ, जो यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, Mg के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव का चार्ज, Cl के ऊपर होता है नेगेटिव का चार्ज। Cl इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा MgCl2, ठीक है, MgCl2।
इसको यहाँ पर लिख लें MgCl2 और प्लस वाटर, यहाँ पर आपका H2O आ जाएगा। देख लें कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन्स यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर भी क्लोरीन्स को दो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स दो हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स यहाँ से आ रहे हैं और दो हाइड्रोजन्स यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल चार हाइड्रोजन्स हो गए। तो यहाँ पर टू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन्स हो गए। ऑक्सीजन इधर जो है ना वो 2 × 1, तो ये जो है ना दो ऑक्सीजन्स हो गए, और इस साइड पर भी हमने टू लगाया था, तो वही टू जो है ना ऑक्सीजन को भी टू कर देगा। तो हमारी इक्वेशन दोनों साइड पर बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब बनानी है इसकी क्या नाम है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, सॉरी। तो H2O को हम पता है हमें कि हम उसको लिक्विड कंसिडर करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्वस हैं। एक्वस वो होता है जो पानी में डिज़ोल्व होके हुआ होता है। अब ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को आप जो है HCl का जब आप सोल्यूशन लेंगे, HCl का जब आप सोल्यूशन लेंगे तो वो सोल्यूशन ऑब्वियसली जो है वो HCl को पानी में डिज़ोल्व करके ही सोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद MgOH भी जब उसमें ऐड करेंगे तो MgOH भी जो है वो उसी सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे पास एक्वस होती हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से। इसके आयंस दो हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। ठीक है, दो क्लोराइड आयंस हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम है, उसमें से टू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास OH है, OH नेगेटिव, इसके दो हैं। उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास मैग्नीशियम है, दो क्लोराइड आयंस हैं। उसके अलावा चार हाइड्रोजन आयंस हैं और दो ऑक्सीजन्स हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ। वाटर को तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वाटर को हम ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, वाटर हमारे पास लिक्विड, ये हमारे पास एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, बाकी सारी चीज़ें इधर एक्वस हैं। तो अब सेम दोनों इक्वेशन के साइड पर सेम जो चीज़ें हैं वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो क्लोरीन इस साइड पर हैं, दो क्लोरीन इस साइड पर हैं, कैंसिल। Mg2 पॉजिटिव इस साइड पर भी है, Mg2 पॉजिटिव इस साइड पर भी है, कैंसिल। तो पीछे अब जो चीज़ रह गई वो बेसिकली ये है। और ये हमारे पास आ गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। बेरियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl बट अपेयर्स नॉट टू रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको भी कर लेते हैं। बेरियम हमारे पास जो है ना ग्रुप 2 का मेटल है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। अब वो कह रहा है कि ये HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, माय बैड, कि ये HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ये जो है ना यार, एक सेकेंड, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब अपेयर ऐसे होता है कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसकी क्या रीज़न है। तो ये क्या है, ये जो बेरियम आयन है ना, ये जब क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाता है, ठीक है, तो ये वैलेंसीज क्रॉस करो, आपके पास फॉर्मूला आता है BaCl2। ठीक है, यहाँ से आपके पास बेरियम है 2 पॉजिटिव, प्लस आपका जो सल्फेट आयन है 2 नेगेटिव, वैलेंसीज क्रॉस कर लो, सेम है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास BaSO4 आ जाएगा। तो आप आगे जाके पढ़ेंगे सॉल्ट्स में कि जो बेरियम सल्फेट है ये बेसिकली होता है इनसॉल्यूबल। ठीक है, अच्छा, अब इनसॉल्यूबल होने से क्या होता है कि ये बेसिकली अगर मैं इधर बना लूँ एक रिएक्शन वेसल, समझो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है बेरियम मेटल। ठीक है, ये हमारे पास बेरियम मेटल है। ये हमारे पास सारा जो इसके सराउंडिंग में है वो है H2SO4।
अच्छा, अब ऑब्वियसली जहाँ पर ये बेरियम मेटल और ये H2SO4 कांटेक्ट करेंगे वहीं पर ही रिएक्शन होएगा। तो रिएक्शन जो है ना वो बेसिकली इस जगह पे हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों इन कांटेक्ट होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मेटल का टुकड़ा है इसके इर्द गिर्द यहाँ पर सारी जगह पर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ना, तो हमें पता है कि जब भी कोई मेटल जो है ना वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्ट बनती है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है। अच्छा, अब ये सॉल्ट जो है ना, ये हमने देख लिया कि हमारे पास बनेगी बेरियम सल्फेट, और हमें ये भी पता है कि ये इनसॉल्यूबल है। तो अब क्या होता है कि जो सॉल्ट है ना ये इस जगह पर बन जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉल्ट इनसॉल्यूबल है तो ये सॉलिड फॉर्म में इस मेटल के इर्द गिर्द फॉर्म हो जाती है, और अब जो है ना H2SO4 वो इस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एक लेयर बन गई है, ठीक है, और ये लेयर जो है ये प्रिवेंट कर रही है इन दोनों का रिएक्शन होने में। One solid X was added to solution Y, copper to chloride, water and carbon dioxide gas were formed, ठीक है। However, when solid Z was added to solution Y, zinc chloride and hydrogen were produced to reduce the identities of X, Y। तो हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं, एक X है, एक Y है, एक Z। अब सबसे पहले हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमने क्या करना है, पहले पहले अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। पहले रिएक्शन हो रहा है सॉलिड X का सोल्यूशन Y के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं X प्लस वाई। अच्छा, अब इससे हमें मिल क्या रहा है, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि एक कॉपर क्लोराइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपर टू पॉजिटिव, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है, वैलेंसीज क्रॉस कर लें, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा CuCl2, ठीक है। साथ आपको मिल रहा है वाटर, साथ आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जिस रिएक्शन में, अच्छा ये जो है ना ये हमें पता है एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये ऑब्वियसली हमारी सॉल्ट है। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट बना है, वाटर बना है और CO2 गैस है। अच्छा, अब हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ था जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। अब जिसको तो वो रिएक्शन याद होगा तो वो फ़ौरन हमारा स्टेप 2 कर पाएगा और इस इक्वेशन को उस रिएक्शन से रिलेट कर पाएगा। और वो जिस रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो बेसिकली कौन सा रिएक्शन था, वो रिएक्शन था एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ। और वो रिएक्शन हमें क्या दे रहा था, वो हाँ रिएक्शन हमें बेसिकली दे रहा था सॉल्ट, वाटर, CO2 गैस, ठीक है, जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। हमें ये बात पता चल गई। अब चलते हैं ज़रा अपने अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन जो था वो था सॉलिड Z और सोल्यूशन Y के दरमियान, और उसमें जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यहाँ पर गैस लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। तो हमारे पास सॉलिड Z था, उसने रिएक्ट किया Y के साथ और हमारे पास बना जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला भी ZnCl2 होएगा। ये भी हम उसी तरह फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने कॉपर क्लोराइड का किया, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अच्छा, ये तो आयोनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास सॉल्ट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था जिसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे थे, और वो रिएक्शन जब आप रिलेट करेंगे तो आपको याद आएगा कि वो रिएक्शन था एसिड और मेटल के बीच का। तो वो एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं वो आपको एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो हम ज़रा अब इस पिक्चर को ना एक ज़रा विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन Y था, यहाँ पर भी सोल्यूशन Y था, तो ये चीज़ तो मतलब सेम है, ठीक है, ये चीज़ तो सेम है। अब हमें पता है कि नीचे वाला रिएक्शन जो है वो एसिड और मेटल के बीच का होता है, एसिड और मेटल के बीच का होता है।
तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा एसिड जो होएगा वो ऑब्वियसली सॉलिड तो नहीं होएगा, एसिड तो ज़ाहिर बात है हमने लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में लिया हुआ होगा, तो एसिड सॉलिड नहीं हो सकता। इसका मतलब है उन्होंने क्वेश्चन में भी हमें बताया हुआ है कि सॉलिड जी है, ठीक है, सॉलिड जी है। तो इसका मतलब है जी जो है ना हमारे पास, जी हमारा क्या है, जी हमारा मेटल है, और वाई जो है ना वो हमारा एसिड है, ठीक है, वाई जो है वो हमारा एसिड है। और इसी तरह ऊपर अगर हम चले जाएं तो हमें पता है वाई जो है वो हमारा एसिड है, क्योंकि वो हमने नीचे भी देख लिया कि वाई एसिड है, तो हमें पता चल गया कि ऊपर क्योंकि वाई तो सेम चीज़ है तो वाई जो है वो इधर भी एसिड है। इसका मतलब है एक्स जो है वो हमारे पास हमारा मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है जो सॉल्ट फॉर्म होती है उसमें से जो नेगेटिव आयन होता है वो आता है एसिड में से, ठीक है, नेगेटिव आयन जो आता है वो आता है एसिड में से, और जो मेटल होता है वो दूसरी चीज़ में से आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सॉलिड होएगा फिर वो, क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन है, तो जो मेटल है वो हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा, वो हमारे पास जिंक होएगा, क्योंकि सॉल्ट में जिंक आ रहा है, सॉल्ट के अंदर जिंक आ रहा है। तो इसका यही मतलब है कि ये जो सॉल्ट में जिंक है, ये जो सॉल्ट में जिंक मेटल है, ये ऑब्वियसली एसिड के अलावा किसी दूसरी चीज़ से आता है, और इस केस में वो दूसरी चीज़ हमारे पास मेटल थी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जिंक मेटल है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ऊपर चले जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोराइड आयन है वो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, तो ये साथ जो कॉपर का पॉजिटिव मेटल है, कॉपर का पॉजिटिव आयन है, ये जो है ये किसी दूसरी चीज़ में से आ रहा है। तो ये किस दूसरी चीज़ में से आ रहा है, ये एसिड में से तो आने से रहा नहीं, तो ये ऑब्वियसली मेटल कार्बोनेट में से आ रहा है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट में से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मेटल कार्बोनेट है, इसमें कॉपर मौजूद है, ठीक है, कॉपर मौजूद है, Cu जिससे हम कहते हैं कॉपर इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है ये जो मेटल कार्बोनेट है ये असल में कॉपर कार्बोनेट है, और हमें कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो वो होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें, हम अगर यहाँ पर कॉपर का 2 प्लस चार्ज लिखें, कार्बोनेट यहाँ पर लिखें और उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज लगाएं और इनकी वैलेंसीज क्रॉस कर लें, तो क्योंकि 2 और 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा इसका जो फॉर्मूला आया है वो CuCO3 है। तो हमारा मेटल कार्बोनेट जो है वो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट जो हमारे पास आया है वो बेसिकली ये चीज़ है। तो इसका मतलब है हमारी आइडेंटिटी जो है वो एक्स की ये है, जी की जो है वो ये है, और वाई जो है ना हमारे पास, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें भी क्लोराइड आयन है और इसमें भी क्लोराइड आयन है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि क्योंकि वाई दोनों में सेम है और वाई क्लोराइड आयन दे रहा है, और वाई जो है वो एसिड भी है, तो कौन सा एसिड है जो क्लोराइड आयन दे सकता है, तो वो एक ही एसिड है और वो एसिड है HCl। तो इसका मतलब है वाई की आइडेंटिटी ये है, ठीक है। तो इस तरह करके हमने एक्स की भी आइडेंटिटी निकाल ली, वाई की भी आइडेंटिटी निकाल ली, और जिंक मेटल जी की भी आइडेंटिटी निकाल ली, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 5। राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एन एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड एन एसिड। तो क्योंकि हमें एसिड कोई स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और हम दोनों के लिए HCl यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो एसिड आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली जिंक और कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं जिंक प्लस HCl। तो मुझे पता है ये कौन सा रिएक्शन है, ये है मेटल और एसिड का रिएक्शन, और मेटल और एसिड का रिएक्शन क्या करता है, मेटल और एसिड का रिएक्शन जो है वो आपको देता है एक सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है, क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन है वो एसिड से आता है, और जो मेटल है वो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ से आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड 2, ठीक है। और साथ हमारे सॉल्ट के बनती है हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास हमारा रिएक्शन बन गया, और अभी हमने इसकी लिखनी है आयोनिक इक्वेशन।
अच्छा, आयोनिक इक्वेशन में यहाँ पर स्टेट सिंबल्स लिखना बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टेट सिंबल होते हैं वो जो आप यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में लिखते हैं, जो आपको बताता है कि अच्छा इस चीज़ की स्टेट क्या है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में है। जिंक क्लोराइड जो है, सॉल्ट जो प्रोड्यूस होती है वो एक्वस स्टेट के अंदर होती है, ठीक है, अगर वो सॉल्यूबल है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट जो था वो थी इनसॉल्यूबल, तो वो जो है ना वो सॉलिड स्टेट में प्रोड्यूस होएगी। लेकिन ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है, ये चीज़ आप लोग सॉल्ट्स के चैप्टर में आगे प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है। फॉर नाउ जिंक क्लोराइड जो है वो एक्वस है, HCl जो है वो भी हमारे पास एक्वस है। जिंक जो है ना वो हमने ऑब्वियसली जिंक मेटल लिया है, तो जिंक मेटल सॉलिड होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सॉलिड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, हमने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम लोग ब्रेक डाउन करके उनकी आयोनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप जिंक को यहाँ पर जिंक 2+ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी आयोनिक फॉर्म है। आप क्योंकि ये सॉलिड है तो आप इसको इसकी आयोनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आपने सीधा सीधा क्या लिख दिया, आपने यहाँ पर लिख दिया जिंक सॉलिड, ठीक है। क्योंकि HCl जो है वो एक्वस में है, तो इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। या ब्रेक डाउन करने से पहले अगर हम देखें तो हमने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन्स हैं, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिंक एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन आयंस एक्वस फॉर्म, उसके बाद 2 क्लोरीन आयंस नेगेटिव फॉर्म, और ये हमें बना के क्या दे रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म के अंदर, और साथ हमारे पास H2 गैस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में था तो हमने ऑब्वियसली इसको इसके आयोनिक फॉर्म में यहाँ पर नहीं लिखा। अब जो चीज़ें सेम हैं दोनों साइड पे वो आपने कर लेनी है कैंसिल आउट। जिंक यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव नहीं है, वो जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उसको 2 पॉजिटिव नहीं लिखा, तो ये ऑब्वियसली ये और ये चीज़ सेम नहीं है। अब सेम क्या है, यहाँ पर 2Cl है एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर भी 2Cl है एक्वस फॉर्म में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2H पॉजिटिव है और यहाँ पर H2 जो है वो गैस बनी हुई है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम इनको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी Zn सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस, और वो हमें क्या दे रही है, वो हमें दे रही है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस। तो ये हमारे पास बन गई हमारी आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड की तरफ। तो कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का जो रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, Ca2+ है। कार्बोनेट आयन जो है हमें पता है वो ये होता है, तो 2+2+ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली CaCO3 है। इसको क्या करें, इसको आपने रिएक्ट कराना है एसिड के साथ, मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाऊँगा, तो ये हमारे पास बन के देगा हमें, मेटल जो है वो यहाँ से आएगा, Cl जो है वो यहाँ से आएगा, तो इनका फॉर्मूला होता है CaCl2। वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, वैलेंसीज क्रॉस करेंगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपके पास वाटर फॉर्म होता है। वाटर कैसे पता चल रहा है मुझे, ऐसे कि मेटल कार्बोनेट है और वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन देख लेते हैं, बैलेंस है। कार्बन यहाँ पर एक है, ये जो C है ये कार्बन का है, यहाँ पर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन जो हैं वो यहाँ पर 2 और ये 3, यहाँ पर भी 3, कैल्शियम एक, यहाँ पर भी कैल्शियम एक, क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्लोरीन्स 2 हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको 2 कर देते हैं। अब
यहाँ पर दो क्लोरीन्स, यहाँ पर भी दो क्लोरीन्स, हाइड्रोजन्स यहाँ पर दो, हाइड्रोजन्स यहाँ पर भी दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब स्टेट सिंबल्स लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं, जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में होएगी। HCl जो है वो भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में होएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्वियसली जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप शुरू में लेंगे इनिशियली, तो ये सॉलिड फॉर्म में आप लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिड होएगा। अभी आपने क्या करना है, इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे ही ले लेंगे, CaCO3 सॉलिड। ठीक है, उसके बाद HCl को हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, ये एक्वस, ये भी एक्वस। और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कैल्शियम क्यू पॉजिटिव, क्योंकि अभी वो एक्वस फॉर्म में है, तो इसको अब हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। +2 क्लोरीन्स हैं आपके पास, ये भी हमारे पास एक्वस हैं। और उसके अलावा H2O को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब जो चीज़ें सेम है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन्स हैं इस साइड पर, 2 हाइड्रोजन्स ऑब्वियसली हमें इस साइड पर देखने को नहीं मिल रहे। 2 क्लोरीन्स हैं इस साइड पर भी, 2 क्लोरीन्स हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, पीछे हमारे पास ये चीज़ रह गई यहाँ से, और ये चीज़ रह गई यहाँ से। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड +2 हाइड्रोजन्स एक्वस। और ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2O प्लस CO2 गैस, और ये हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई।